डॉक्टर अंशुमान, जो अभी सामान्य जीवन जीने के लिए अभी हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये भगवान को पता होगा। क्योंकि देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे हर चीज के पीछे लॉजिक और साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। मतलब ये है कि अगर प्रिडिक्टेबल काम हो रहा होता, जैसा महामारी के कंट्रोल में होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रिडिक्टेबल चल रहा होता, तो मैं ये इसका जवाब दे पाता। जैसे इजराइल है, अमेरिका है, कम से कम कुछ भी वहां की एजेंसी बहुत तटस्थ है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। हमारे यहाँ एजेंसी के नाम पे स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो वही करते हैं जो सरकार कराना चाहती है, बुलवाना चाहती है, उससे काम नहीं चलेगा। इस तरह की एजेंसी को बहुत स्ट्रांग होना होता है, असर्टिव स्टेप उठाना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में कॉन्सेप्ट है एवरी लाइफ मैटर्स। हमारे यहाँ गाय की लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंसान की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है ये कहने में। अगर प्रिडिक्टेबल मॉडल होता तो मैं प्रिडिक्ट करके जरूर बता सकता था, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी साइंटिफिक लॉजिकल काम हो तब तो मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं। इस मॉडल की क्या प्रिडिक्शन करूं जिसमें कोई भी चीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हो नहीं रही है। नीति निर्धारण क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन इनके एडवाइजर हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि इस तरह की नीति बनाते क्यों हैं, इतना रेड टेपिज्म क्यों है। आईएएस ऑफिसर डिसाइड करता है ऑक्सीजन किस में देना है, रेमडेसिविर किस में देना है, ट्राइजिंग मतलब किस मरीज को बेड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। वीआईपी है तो बेड मिलेगा, वीआईपी नहीं है तो बेड नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको रिसर्च के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर, कि इसमें तुम क्या रिसर्च करके निकालोगे, क्या डाटा दोगे। और ऊपर से नीम और करेला क्या, डाटा फजिंग, डाटा को छुपाया जाता है। इसमें मॉडल में कोई भी एक्सपर्ट अगर ईमानदारी से उससे पूछिएगा तो नहीं आपको जवाब दे पाएगा। जी डॉक्टर अंशुमान, क्या तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं या वो भी राम भरोसे? अभी तक की जो स्थिति मैंने देखी है 1.25 साल में, मुझे उम्मीद नहीं है कि हम तैयार हैं। कारण यह है कि इंटेंट अगर लगे तो मैं नहीं मानता हूं कि 100% कोई भी सही नहीं होता है, लेकिन इंटेंट अगर ठीक हो तब मैं मानता हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। जब जो काम 8 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है, व्यवस्था हो सकती है, 1.25 साल में नहीं किया, इसका मतलब करना नहीं चाहते थे, तो इंटेंट नहीं था। इंटेंट अगर आज भी ठीक हो तो इस महामारी को काबू में करके और पूरे कंट्री को फिर से बैक टू ट्रैक लाने में सिर्फ 3 से 6 महीने का समय है। मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। 6 महीने से अगला दिन, 7वां महीना का एक दिन भी नहीं मांगूंगा। 3 महीने मिनिमम और 6 महीने मैक्सिमम के बीच बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पे आ सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से तीसरी लहर के लिए हम तैयार नहीं लग रहे हैं। यानी कि 6 महीने में गाड़ी को ट्रैक पे लाया जा सकता है। वीरेंद्र जी को ऑन स्क्रीन करें। और लेकिन जब 6 महीने में डॉक्टर अंशुमान लाया जा सकता है, बट अभी तक हम ये देखें 2020 से लेके 2021 हो गया है। 12 महीने मार्च में आया था और अप्रैल में तकरीबन 14 महीने हो चुके हैं, बट हम तो ऑफ द ट्रैक चल रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह इसलिए बताना मुश्किल है कि संवेदनहीनता इतनी दिखती है, उनका आकलन मैं क्या करूं। अगर उनके लिए हो रहे मौत सिर्फ एक आंकड़ा है, एक डाटा है, तो इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। अगर बताइए कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो मैं क्या उम्मीद करूं मैनपुरी, एटा या बिहार या झारखंड के किसी गांव में क्या उपलब्ध होगा। ऐसी स्थिति में एक हेल्पलेसनेस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या होगा। जी, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या होगा। वाकई कई बार समझ ही नहीं पाते, इवैल्यूएशन करें भी तो किसके ऊपर करें, एनालिसिस करें तो कैसे करें, कि आगे बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकताएं क्या हैं, ये भी समझ से कई बार परे हो जाती हैं चीजें। क्योंकि हमने इन दौरान देख ही लिया है, अभी भी करंट पोजीशन भी देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा जैसी स्कीम उनके लिए इतनी ज्यादा
प्राथमिकता रखती है, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि उसको अभी वो डिले नहीं कर सकते। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने, बेशक उनका जो विधानसभा बना रहे हैं, जो भी भवन बना रहे हैं, छोटा ही बना रहे होंगे, लेकिन उसको फिलहाल उन्होंने डिले कर दिया है, होल्ड पे कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, कम से कम लोगों के साथ खड़ी हुई तो नजर आए। ऐसा लगता है कई बार कि सरकार लोगों के साथ भी नहीं खड़ी है। अब वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बड़ा सिंपल और स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं रविंद्र जी कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, सरकार की जो प्रायोरिटीज है, उसके लिए एक उपयुक्त वर्ड है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मौतों का जो मंजर जारी है वो सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। वो एक दिन 4,000 हो गए या 4500 हो गए या 5,000 हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो इतनी दुश्वारियों के बावजूद आज भी हम सुधर गए होते। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें 3 महीने मिनिमम और 6 महीने मैक्सिमम, और इन्होंने तो 14 महीने निकाल दिए। रविंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डॉक्टर साहब ने इंटेंट की बात करी, मैं इंटेंट के साथ साथ एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पे कि इंटेंट के साथ साथ कैपेबिलिटी में भी डाउट है। और उस कैपेबिलिटी का नमूना ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी है। उसके बावजूद पहले हाई कोर्ट ने कहा, फिर उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई हाई कोर्ट के डिसीजन पे। उसके बावजूद दिल्ली को केवल एक दिन 700 मीट्रिक टन मिली है, अगले दिन फिर कम कर दिया, जबकि क्लियर कट वर्डिक्ट था। तो यहाँ पर एक बड़ी अविश्वास की भावना पैदा हुई है कि जब ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू करवाती हैं और दूसरी तरफ जब इनको सूट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानती नहीं है, तो जनता में एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। और जहां से विश्वास डगमगा गया, और मैं कह रहा हूं कि लगभग खत्म हो गया। जो आपने शुरुआती तौर पे कहा था कि जनता को लगता है कि ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये सच है, कोई जरूरी नहीं है। तो इंटेंट के साथ साथ कैपेबिलिटी पे भी मुझे डाउट है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के मौतों के रोज टोटल दिखाए जा रहे हैं रविंदर जी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उससे ज्यादा संख्या, टोटल दिखाए जाने वाले से ज्यादा संख्या एक पर्टिकुलर शहर की है। कानपुर उसका नाम है। इस बात से हम स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और नहीं, किस तरह से जो आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी, इंटेंट एंड कैपेबिलिटीज की जो बात कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ जो बड़े डिसीजन लिए हैं पिछले 7 सालों में, उसके जो रिजल्ट आए हैं, उसके जो परिणाम आए हैं, वो साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी, टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आप चाहे वो नोटबंदी का फैसला देख लीजिए, क्या क्या बोल करके नोटबंदी करी गई थी, और उसमें से एक भी अगर हमने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव किया हो तो मैं आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूं। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो काले धन का मामला हो, आज तक हमें पता नहीं कि काला धन कहां गया, और ऊपर से जो ब्लैक मनी थी वो भी कन्वर्ट हो गई। तो उसके हमने कैटास्ट्रॉफिक असर देखे हैं, और आज तक वो जो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी, वो नंबर फर्ज कर देने से भी नहीं सीधी खड़ी हो पा रही है। क्योंकि वो तो वही वाली बात होगी डॉक्टर साहब के टर्मिनोलॉजी में कि एक शरीर में स्टेरॉइड्स बहुत गए, कहने को वो आदमी का ढांचा है और पता लगा हड्डियां चरचराने लग गई। ये वो वाली स्थिति हुई है देश की।